बात है 1999 की। पाकिस्तानी आर्मी के 200 सोल्जर्स एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके कश्मीर में घुसपैठ करते हैं और भारत की 10 आर्मी पोस्ट कब्जा लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत और पाकिस्तान के बीच हुए चौथे युद्ध, जिसे हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या है इसकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 13 मई 1998 के दिन। भारत ने राजस्थान के पोखरण रेंज में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। सारे टेस्ट सक्सेसफुल हुए और उसी के साथ भारत बन गया दुनिया का छठा देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। इस टेस्ट को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। इसके सिर्फ 15 दिन बाद ही पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए और वो भी एक न्यूक्लियर नेशन बन गया। हिस्टोरिकली भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर विवाद चल ही रहा था और अब जबकि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे, सबको यह लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर टेंशन्स और बढ़ेगी। 15 सितंबर 1998 के दिन भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई। इस मुलाकात के दौरान दिल्ली से लाहौर तक की एक बस सेवा शुरू की गई। इसके बाद फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर यात्रा के लिए गए इसी बस सेवा से, जहां पर उनका काफी भव्य स्वागत हुआ। दोनों देशों के बीच लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ, जिसके मुताबिक कश्मीर के मुद्दे को दोनों देश आपस में मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करेंगे, ये तय हुआ। दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर के भाषण से ये लग रहा था कि ये एक नई शुरुआत है दोनों देशों के रिश्ते को लेकर। लेकिन जल्द ही सिचुएशन बदलने वाली थी। लाहौर समिट के करीब 3 महीने बाद ही 200 जितने पाकिस्तानी सोल्जर्स एलओसी क्रॉस करके कश्मीर में घुसपैठ करते हैं और भारत की 10 आर्मी पोस्ट कब्जा लेते हैं। उनका ओरिजिनल प्लान इन 10 आर्मी पोस्ट पर कब्जा करना था, लेकिन भारत की तरफ से कोई काउंटर मूवमेंट ना दिखने की वजह से उन्होंने लगभग भारत की 140 जितनी पोस्ट पर कब्जा कर लिया। ये आर्मी पोस्ट्स इंडियन आर्मी विंटर में खाली कर देती थी, वहां की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से। ये घुसपैठ पाकिस्तान आर्मी के 4 ऑफिसर्स के द्वारा प्लान की गई थी, जिसमें उस वक्त के पाकिस्तान आर्मी के चीफ परवेज मुशर्रफ, लेफ्टिनेंट जनरल परवेज अजीज, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और जावेद हसन शामिल थे। पाकिस्तान की पूर्व प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो के मुताबिक यह घुसपैठ उनके किसी पुराने प्लान का हिस्सा था। 1998 में जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी आर्मी के चीफ बने, तब तक दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके थे। तो पाकिस्तान को लगता था कि अब जबकि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कन्वेंशनल तरीके से वॉर नहीं हो सकती। अगर वॉर हुई तो वो एक न्यूक्लियर वॉर ही होगी। तो परवेज मुशर्रफ के मुताबिक अगर पाकिस्तान कोई छोटी मोटी घुसपैठ भारत में कर लेता है तो भारत की तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आएगा, और अगर ऐसी कोई छोटी मोटी घुसपैठ के लिए भारत न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करता है तो दूसरे देशों की तरफ से भी भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। परवेज मुशर्रफ का प्लान क्लियर था, आतंकवादियों के भेष में पाकिस्तानी सोल्जर्स को कश्मीर में भेजना और अगर भारत की तरफ से कोई काउंटर रिएक्शन आए तो न्यूक्लियर वॉर का डर दिखाना। अप्रैल महीने तक भारत को इस प्लान के बारे में कोई आइडिया नहीं था। 3 मई के दिन ताशी नामग्याल नाम के व्यक्ति ने भेड़ बकरियों को चराते वक्त वहां पे कुछ लोगों को पहाड़ियों में बंकर्स बनाते हुए देखा और उन्होंने तुरंत अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। इसके बाद इंडियन आर्मी ने एक के बाद एक टीम्स भेजकर घुसपैठ के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कितनी चौकियां घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गई है इसका सही असेसमेंट लगाना मुश्किल था। भारत और पाकिस्तान के बीच चौथी जंग होने जा रही थी। भारत के उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस को यह लग रहा था कि घुसपैठ पाकिस्तान आर्मी ने नहीं बल्कि पाकिस्तान मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने की है। मई महीने के आखिरी हफ्ते में इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट को पता चला कि घुसपैठ सच में पाकिस्तानी आर्मी द्वारा ही की गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी इसी बात पर अड़ा हुआ था कि घुसपैठ कश्मीरी मिलिटेंट्स ने की है और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं है। घुसपैठ के बारे में पता चलने के 21 दिन बाद सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की एक मीटिंग हुई, जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ वीपी मलिक ने यह बताया कि द्रास और मशकोह के इलाके में घुसपैठ हुई है और उनका इरादा इनको परमानेंटली कब्जाने का है। इसके साथ साथ वे टाइगर हिल्स भी कब्जा चुके हैं और इनका इरादा उनके साथ लगे श्रीनगर लेह हाईवे को भी कब्जाना है। अगर इन घुसपैठियों को निकाला नहीं गया तो एलओसी की पोजीशन बदल सकती है। तो इसलिए
आर्मी के साथ साथ हमें एयरफोर्स की भी मदद लेनी चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान में किसी और जगह अटैक करके इस वॉर में एक नया फ्रंट खोलना चाहिए या नहीं। ऐसा करने पर दूसरे देशों को ये लगता कि भारत एक खुली जंग का ऐलान कर रहा है। ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा दोनों देशों पर रोग नेशन का धब्बा लगा हुआ था उनके न्यूक्लियर टेस्ट के लिए। इस वजह से अगर भारत को इन घुसपैठियों को अपनी जमीन से हटाना है तो ये काम बिना एलओसी क्रॉस किए ही करना पड़ेगा। 1971 की वॉर के बाद इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स पहली बार युद्ध के मैदान में उतरे। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। इंडियन एयरफोर्स ने इस जंग में काफी बेहतरीन काम किया था, वो भी इंडियन एयर स्पेस में रहकर और बिना एलओसी क्रॉस किए। 13,000 फीट से 18,000 फीट की ऊंचाई से पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स को चुन चुन के निशाना बनाया गया। इंडियन एयरफोर्स ने कितना शानदार काम किया था इसकी झलक पाकिस्तानी सोल्जर्स की एक एयर रेडियो मैसेज क्लिप से पता चल सकता है। हिंदुस्तानी हवाई फौज ने नाक में दम कर दिया है। एक हवाई जहाज जाता है और दूसरा आता है और 20-20 मिनट ऊपर नाचता है। 40% फौज और सामान हलक और तबाह हो चुका है। आगे जाना तो क्या पीछे मुड़ना भी मुश्किल हो गया है। जल्दी हवाई फौज मदद के लिए भेजो वरना वापस मुड़ना नामुमकिन है। इसी दौरान भारत ने पाकिस्तानी सोल्जर्स के इंडियन इलाके में होने के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। युद्ध की जगहों से मिले पाकिस्तानी आर्मी के डॉक्यूमेंट्स और सोल्जर्स के आईडी कार्ड्स इस बात का सबूत थे कि घुसपैठ पाकिस्तानी आतंकवादियों ने नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी द्वारा की गई है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत ने इस जंग में कई मोर्चे खोल दिए। एक तरफ इंडियन आर्म फोर्सेस पाकिस्तानी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, दूसरी तरफ दिल्ली में डिफेंस फोर्सेस के चीफ रोज प्रेस ब्रीफिंग करते थे। इसी के साथ साथ टीवी रिपोर्टर्स युद्ध की जगहों पर जाकर युद्ध से जुड़ी खबरें देश के घर घर तक टेलीविजन के माध्यम से पहुंचा रहे थे। शायद टेलीविजन युग की यह पहली वॉर थी। टेलीविजन की वजह से ये युद्ध सिर्फ कारगिल तक सीमित ना रहकर देश के कोने कोने में पहुंच रही थी। टीवी की वजह से इस जंग में लड़ने वाले कई सैनिक जैसे कि कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नायर, राजेश अधिकारी जैसे कई सैनिकों को लोग आज भी ये दिल मांगे मोर बोल के याद करते हैं। यह पहली जंग थी जिसमें शहीद सैनिकों की बॉडी को उनके घर उनके परिवार तक पहुंचाया जा रहा था, जो कि एक काफी अच्छा डिसीजन था। दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी अपने सैनिकों को पहचानने से इनकार कर रहा था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नाक पर दम कर दिया था, तो अब उन्होंने बचने के लिए बातचीत करके मसला सुलझाने का पासा फेंका, जिसका जवाब इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने 7 जून को लोगों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने ये कहा कि भारत शांति समझौते के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन बातचीत का मुद्दा एकदम स्पष्ट ये होना चाहिए कि पाकिस्तान इस घुसपैठ को कैसे रोकेगा। इसी बीच भारत ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। 11 जून 1999 के दिन भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक टेप रिकॉर्डिंग मीडिया को सुनाई, जिसमें पाकिस्तान आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ और डेप्यूटी चीफ मोहम्मद अजीज के बीच 26 मई को हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वे दोनों इस घुसपैठ के बारे में बात कर रहे थे। साहब के साथ वही फोरम था जो फुल फोरम था, पहले जहाँ हमने ब्रीफिंग की थी और उधर ही हुई दफ्तर में। अच्छा उधर परवेज मुशर्रफ उस वक्त बीजिंग में थे। इससे यह लग रहा था कि पाकिस्तान को अब चाइना की तरफ से भी मदद मिल रही है। इस बात की पुष्टि तब हुई जब परवेज मुशर्रफ के बाद नवाज शरीफ भी बीजिंग यात्रा के लिए गए। चाइना से लौटने के बाद नवाज शरीफ ने 2 जून को अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से फोन पर बात की और उन्होंने अमेरिका को इस जंग में इंटरवेंशन करने के लिए कहा। उस वक्त के अमेरिका के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे एक ऑफिसर ब्रूस रिडल ने इस बातचीत के बारे में अपनी किताब में लिखा है। उनके मुताबिक बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को साफ शब्दों में कह दिया कि पहले पाकिस्तान कारगिल से बाहर निकले और लाहौर शांति समझौते को आगे बढ़ाए। इसके बाद बिल क्लिंटन की बात अटल बिहारी वाजपेयी से हुई और उन्होंने भारत की तरफ से किए गए जवाबी एक्शन को सही ठहराया। पाकिस्तान अब किसी तरह दुनिया के सामने अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान का कोई भी लीडर इस हार की जिम्मेदारी अपने सर पर लेने को तैयार नहीं था। नवाज शरीफ ने फिर से 3 जून को बिल क्लिंटन को फोन किया और उनसे व्हाइट हाउस में अकेले में मिलने की बात की।
लेकिन क्लिंटन ने फिर से साफ शब्दों में कह दिया कि आप अमेरिका तभी आए जब पाकिस्तानी आर्मी कारगिल से बाहर निकल जाए। नवाज शरीफ फिर भी 4 जून को बिन बुलाए अमेरिका पहुंच गए, वो भी एक सरकारी प्लेन में नहीं बल्कि एक कॉमर्शियल फ्लाइट में। अमेरिका को यह लगा कि नवाज शरीफ उनके लिए एक पॉलिटिकल असाइलम मांगने के लिए आए, ना कि कश्मीर के मसले पर बातचीत करने के लिए। व्हाइट हाउस में क्लिंटन और नवाज शरीफ की मीटिंग के दौरान क्लिंटन ने नवाज शरीफ को कुछ फोटोज दिखाई, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी उनके न्यूक्लियर वेपन्स को जंग में जोड़ने की तैयारी कर रही थी। कमाल की बात तो यह थी कि इस बात की भनक नवाज शरीफ को बिल्कुल नहीं थी। क्लिंटन अपनी बात पर अडिग थे, या तो पाकिस्तान अपनी आर्मी को कारगिल से वापस बुलाए या फिर इस जंग की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। मीटिंग ब्रेक के दौरान बिल क्लिंटन की बात अटल बिहारी वाजपेयी से हुई। यहाँ पर भारत का स्टांस क्लियर था कि जब तक पाकिस्तान आर्मी कारगिल से वापस नहीं जाती तब तक जंग खत्म नहीं होगी। अमेरिका की तरफ से कोई मदद ना मिलने पर आखिरकार 5 जुलाई के दिन पाकिस्तान आर्मी ने कारगिल से हटने का फैसला कर लिया और इस बात की अनाउंसमेंट भी कर दी, और इंडियन आर्मी ने तुरंत द्रास पर अपना कंट्रोल वापस ले लिया। 14 जुलाई को इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने यह अनाउंस किया कि ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल हुआ है। इसके बाद 26 जुलाई को इस कारगिल वॉर का ऑफिशियली अंत हुआ। इंडियन आर्मी ने यह अनाउंस किया कि सारे पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल से हटाया गया है। बाद में जाकर 2010 में पाकिस्तान ने यह एक्सेप्ट किया कि कारगिल वॉर में उनके करीब 400 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। तो ये थी कारगिल वॉर की पूरी कहानी। आपके हिसाब से इस कारगिल वॉर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या था? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।